हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। जैसा कि हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन के बारे में पता लग चुका है, अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और कौन कौन से रूल उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, जो हमारा ऑफबाउ वर्ड है, द वर्ड ऑफबाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। ऑफबाउ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी तभी आपकी एनर्जी फिलिंग, और जब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी तभी आपके ऑर्बिटल्स फिल होंगे। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, और फिर वो जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे तभी वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। The order in which the energies of the orbitals increases, and hence the order in which the orbitals are filled as follows: 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p and so on. तो starting from the top हम 1s से start करेंगे। The direction of the arrows gives the order of filling of orbitals, that is starting from right top to bottom left. आप इस में देख सकते हैं, राइट टॉप से हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, और इस एरो के साथ चलना है। ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे पहले 1s की तरफ जाना है, फिर एरो जा रही है 2s की तरफ, फिर एरो से मूवमेंट चल रही है 2p, फिर 3s, फिर एरो की तरफ चलना है 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। So arrangement of orbitals with increasing energy on the basis of n plus l rule. Arrangement of orbitals with increasing energy on the basis of n plus l rule, या तो आप ऑफबाउ प्रिंसिपल और साथ में n plus l rule दोनों को लेते हुए चलना है। आप ऑर्बिटल यहाँ पे 1s देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ n जिसके लिए 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो n plus l हो जाएगा 1। 2s में अगर आप देखेंगे तो 2s में n plus l वैल्यू 2 आई, 2p और 3s में दोनों में n plus l वैल्यू सेम है। अगर n plus l वैल्यू सेम हो जाती है, देन यू कैन गो विद द लोअर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, मतलब 2p में n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है, तो 2p की लोअर एनर्जी होगी कंपेरेटिवली टू 3s। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ऑर्डर फॉलो करते हुए चलना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉ है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो किसने दिया था हमें? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉली इन 1926 में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप क्या कहेंगे? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम numbers. मतलब Pauli's exclusion principle can also be stated that only 2 electrons may exist, किसमें? एक ऑर्बिटल में, in the same orbital, and these electrons must have opposite spin. ये Pauli's ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि these electrons must have opposite spin. This means that the 2 electrons can have the same value of 3 quantum numbers n, l और ml, but अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो चुके हैं तो एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंस होना चाहिए। द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्रेजेंट इन एनी सबशेल। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सबशेल की कैपेसिटी को बता सकते हैं कि इस सबशेल में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, तो एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1s कंप्राइजेस 1 ऑर्बिटल, सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं 1s सबशेल में, इट कैन बी 2। इन p and d सबशेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी p में 6 और d में 10 एंड सो ऑन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? 2n square के। This rules deals with the filling of electrons into the orbitals belonging to the same subshell, that is orbitals of equal energy, जिन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को d जनरेट
ऑर्बिटल्स। ये हमारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, चाहे p हो, d हो या f हो, does not take place until unless each orbital belonging to that subshell has got one electron। मतलब जब तक कि सारे ऑर्बिटल सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड ना हो जाएं तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। सेम सबशेल की बात हो रही है। सिंस देयर आर 3p 5d and 7f orbitals are there, so pairing of electrons will start in the p, d and f orbitals with the entry of, पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे p में सिंगल सिंगल, फिर फिल होंगे 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। उसी तरीके से d में 5 ऑर्बिटल है तो 5 सिंगल सिंगल हो जाएंगे, फिर 6th वाले से पेयरिंग स्टार्ट होगी। f में 7 है तो 7 सिंगल सिंगल फिल हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल्स में, फिर 8th वाले इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। It has been observed that the half-filled and fully filled degenerate set of orbitals acquire extra stability। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो fully filled होते हैं और जो half filled होते हैं वो orbitals में क्या होती है? एक्स्ट्रा stability होती है due to symmetry। जो fully filled orbitals हैं, जो half filled orbitals हैं, वो symmetrical है। सिमिट्री होने की वजह से उनमें आ जाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? हमने 3 रूल पढ़ लिए, ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ के बाद हमने देखा पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे इन एटम्स की इन 3 रूल्स को यूज करते हुए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक configuration। If one keeps in mind the basic rules which govern the filling of different atomic orbitals, the electronic configuration of different atoms can be written very easily। ठीक है, अगर हमें rules पता है तो। The electronic configuration of different atoms can be represented in 2 ways। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? या तो आप उसे लिख सकते हो इस तरीके से नोटेशन की फॉर्म में, S के ऊपर A इलेक्ट्रॉन, P में B इलेक्ट्रॉन है और D में C इलेक्ट्रॉन। या फिर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो, S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 है और D में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, नोटेशन और ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म। इन द फर्स्ट नोटेशन द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेस्पेक्टिव लेटर सिंबल, जो भी उसका सिंबल होगा, S है, P है, D है, F है, एटसेट्रा। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल इज डिपिक्टेड एज द सुपरस्क्रिप्ट। कहां पे लिखे जाएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सुपरस्क्रिप्ट में, लाइक A, B, C एटसेट्रा। द सिमिलर सबशेल रिप्रेजेंटेड फॉर डिफरेंट सेल, अगर सिमिलर सबशेल है रिप्रेजेंटेड फॉर डिफरेंट सेल इज डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर S है और वो पहले फर्स्ट सेल के लिए, फिर सेकंड सेल के लिए, फिर थर्ड सेल के लिए, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स उसके सामने लिख देना है बिफोर द रेस्पेक्टिव सबसेट, जिससे कि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब 1s 2s 2p 3s 4s लाइक दिस। इन द सेकंड नोटेशन ईच ऑर्बिटल, जैसे S में 1 ऑर्बिटल था, एक बॉक्स हमने बनाया था, P में 3 थे और D में 5 थे। ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ईदर अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो पॉजिटिव स्पिन +½ और डाउनवर्ड एरो नेगेटिव स्पिन -½ The advantage of second notation over the first is that it represents all the 4 quantum numbers। जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल जो नोटेशन है, उसमें हमें 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं मिलती। बट यहां से जब हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और बॉक्स वाली नोटेशन बनाते हैं तो उस केस में हमें 4 क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं और 4 क्वांटम नंबर्स हमें दिख जाते हैं। The hydrogen atom has only 1 electron which goes in the orbital with the lowest energy, जिसकी एनर्जी 1s वाला लोएस्ट एनर्जी वाला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, मीनिंग दैट इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 1s ऑर्बिटल। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा हीलियम का, अब फर्स्ट तो चला गया 1s में, तो सेकंड भी कहा जाएगा हीलियम का 1s में, क्योंकि 1s कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है? 2।
As mentioned above, the two electrons differ from each other with opposite spin. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरीके से 1s1 आप लिखेंगे एक अपवर्ड स्पिन के साथ, बट हीलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड, मतलब 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. The third electron of lithium is not allowed in the 1s orbital because of Pauli's exclusion principle. मैं रिपीट करता हूं, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड नहीं है इन द 1s ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. थर्ड इलेक्ट्रॉन अलाउज नहीं हो सकता क्योंकि पॉली ने कहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. Therefore takes the next available choice, namely the 2s orbital. अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा जो कि होगा 2s. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s1. 2s orbital can accommodate one more electron, तो बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2. In the next 6 elements, बोरोन का होगा 1s2 2s2 2p1, कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का होगा 1s2 2s2 2p5, नियोन का होगा 1s2 2s2 2p6. मतलब आप देखेंगे बोरोन से जब हम नियोन तक गए हैं तो जो p ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो रहा है. कौन सा p, 2p. तो 2p orbitals get progressively filled. This process is completed with the neon atom. The orbital picture of these elements can be represented as follows. आप देख सकते हैं लिथियम की ऑर्बिटल पिक्चर. ये हमारा क्या है लिथियम का 1s 1s2 2s1. पहला और जो बॉक्स है सिंगल बॉक्स वो 1s है, दूसरा जो सिंगल है वो है 2s, और जो पीछे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं वो 2p के हैं. किसके हैं, 2p के. तो अब आप देख सकते हैं ऑर्बिटल पिक्चर कितने अच्छे से हमें सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही है. 1s, ये 2s, ये 2p, ये 1s2 हो गया 2s1 हो गया, बेरिलियम का 1s2 हो गया 2s2 हो गया, बोरोन का 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p1 हो गया, कार्बन का 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p2 हो गया, और नाइट्रोजन का 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p3 हो गया. तो किस तरीके से हमें दिख रहा है कि हम ऑब्बाउ और हम पॉलीज एक्सक्लूजन और हम हुन्स रूल को किस तरीके से फॉलो करते हुए चल रहे हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी, राइट. नियोन का देखिए 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p6 हो गया. हमें ये भी दिख रहा है कि कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल है, कहाँ पे फुली फील्ड है, कहाँ पर हाफ फील्ड है, हमें सारी चीजें प्रॉपरली विजिबल है. अगर हम नेक्स्ट बात पर मूव करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1. आर्गन तक कैसे चलेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा. 3s2 तो फिर आएगा 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6. मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. It follows the exactly the same pattern as the elements from lithium to neon. बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, मतलब नेक्स्ट शेल आ चुकी है, थर्ड शेल. तो डिफरेंस इज दैट द 3s एंड 3p यहाँ पर फिल करे जा रहे हैं, वहां पर 2s और 2p फिल हो रहे थे. दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट 2 शेल्स बाय द नेम ऑफ द एलिमेंट नियोन. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, द प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड if we represent the total number of electrons in the first 2 shells by the name of the element neon. किसके केस में, सोडियम के केस में. अब फर्स्ट 2 सेल में मतलब फर्स्ट सेल 1s2 वाली और सेकंड सेल मतलब 2s2 2p6 वाली में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही कॉन्फ़िगरेशन है नियोन का. तो हम नियोन की टर्म में उसे लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन कैन बी रिटन एज सोडियम टू आर्गन नियोन 3s1 से नियोन 3s2 3p6. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, नियोन 3s1. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स. जो कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1 है, तो 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, तो इन्हें हम कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स,
and the electrons from sodium to argon are the valence electrons. In potassium K and calcium Ca, the 4s orbital being lower in energy than the 3d orbitals. क्योंकि 4s orbital के लिए n plus l वैल्यू 4 है और 3d ऑर्बिटल के लिए n plus l वैल्यू 5 है. तो जिसकी लोअर n plus l वैल्यू रहेगी उसको आपको क्या कहना है, जिसकी लोअर n plus l वैल्यू है वो ही क्या होगा, क्विकली बताइए, लोअर एनर्जी होगी और वही पहले फिल होगा. तो 4s ऑर्बिटल पहले फिल होगा कंपैरेटिवली टू 3d ऑर्बिटल and is occupied by 1 and 2 electrons respectively. 4s 1 हो सकता है और 4s 2 हो सकता है. स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड की अगर बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ द लोएस्ट टोटल एनर्जी. तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि उस केस में जो टोटल एनर्जी है वो लोएस्ट होनी चाहिए, उस केस में जो टोटल एनर्जी वो क्या होनी चाहिए, लोएस्ट. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स follows the basic rules. मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं इन सर्टेन एलिमेंट्स जैसे कॉपर एंड क्रोमियम, मोस्टली एलिमेंट्स तो बेसिक रूल फॉलो करते हैं, बट जैसे कॉपर आया, क्रोमियम आया, वेयर द टू सबशेल्स 4s एंड 3d, अब इनकी जो डिफरेंस इन एनर्जी वो बहुत कम है. दे आर डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम ए सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी 4s से 3d इजीली शिफ्ट हो जाता है. Provided such a shift results in all orbitals of the substance of higher energy getting either completely filled or half filled. अब जैसे 4s से 3d में शिफ्टिंग हुई तो ये जो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है इसमें शिफ्टिंग होने की वजह से या तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा या ये हाफ फिल्ड हो जाएगा. जैसे ये कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड हुआ तो ये हो जाएगा स्टेबल. क्या हो जाएगा, स्टेबल. तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर क्या होगा, Therefore R, क्रोमियम का 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट हो गया 3d में, और कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s1 रेस्पेक्टिवली. एंड नॉट क्रोमियम का हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, अगर बेसिक रूल फॉलो करेंगे तो 3d4 4s2, और कॉपर का एक्सपेक्ट कर रहे थे 3d9 4s2. It has been found that there is extra stability associated with these electronic configurations. जो 3d5 4s1 है या 3d10 4s1 है इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ड्यू टू सिमेट्री और हाफ फिल्ड. जैसे क्रोमियम वाला क्या हो गया, 3d5 हाफ फिल्ड हो गया, 4s भी हाफ फिल्ड है, और कॉपर वाला 3d10 फुली फिल्ड हो गया, 4s हाफ फिल्ड है. जबकि अगर हम बात करें इनके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d4 और 3d9, ये आपका स्टेबल नहीं है. चलिए, कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबस्टेंस. तो पहला रीजन तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या होगा, पहला रीजन होगा आपका, कुछ रीजन होंगे, दो रीजन हम मेनली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रीजन तो है आपके सिमेट्री, दूसरा रीजन होगा एक्सचेंज एनर्जी. द कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबस्टेंस आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. क्या रीजन होंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज वेल नोन दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. The completely filled or half-filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and are therefore more stable. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, it is well known that symmetry leads to stability and the completely filled or half-filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and therefore they are more stable. Electrons in the same subshell 3D have equal energy but different spatial distribution. ठीक है, मान लीजिए 3D में ले लेते हैं और 3D में कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द सेम सबसेल, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 3D है, हैव इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शील्डिंग ऑफ वन अनदर इज रिलेटिवली स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली. अब वो उनका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, जिसको डिफरेंट होने की वजह से शील्डिंग स्मॉल हो जाएगी, तो वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस से. ठीक है, होगा क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सचेंज एनर्जी. The stabilizing effect arises whenever two or more electrons with the same spin are present in the degenerate orbital. दो या दो से ज्यादा जैसे ही ऐसे प्रेजेंट हुए तो वो अपनी स्पिन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, मतलब दे इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस, वो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड इस एक्सचेंज में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी. The number of exchange that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. As a result क्या होगा, the exchange energy is maximum and so is the stability is also maximum. अगर एनर्जी जो एक्सचेंज एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो मैक्सिमम है तो
The exchange energy is at the basis of Hund's rule that electrons which enter orbitals of equal energy have parallel spins. ये Hund's rule पे बेस्ड है कि उसके पैरेलल स्पिन होनी चाहिए as far as possible, उनको सिंगल सिंगल फिल करते रहना है. In other words, the extra stability of half filled and completely filled subshell is due to relatively small shielding, और आप क्या कह सकते हैं, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी. आप यहां पर देख सकते हैं एक 3D5 आपको दिखाया गया है जिसमें एक्सचेंज एनर्जीज को दिखाया गया है. 3D5 ले सकते हैं, सिंपल D5 आप इसे बोल सकते हैं. यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन 3 और ये इलेक्ट्रॉन 4 है. तो 1 इलेक्ट्रॉन ने एक्सचेंज किया नेक्स्ट के साथ, फिर अब उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट. तो इस तरीके से यहाँ पर 4 एक्सचेंजेस कर सकता है इलेक्ट्रॉन नंबर 1. इलेक्ट्रॉन नंबर 2 सेम सिमिलर पैटर्न में 3 एक्सचेंजेस करेगा. इलेक्ट्रॉन नंबर 3 2 एक्सचेंज करेगा और इलेक्ट्रॉन नंबर 4 1 एक्सचेंज करेगा. तो आप यहाँ पर टोटल देखेंगे 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल. कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? 10. अब क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स का. आप यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, लिथियम का इसी तरीके से लिख लेंगे 1s2 2s1. नाइट्रोजन का अगर देखूं तो 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3, नियोन का 10 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6. इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. मान लीजिए आपको देखना है क्रोमियम का. देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. फिर क्या है यहाँ पर 4s1 हो गया और 3d 5 होने की वजह से 5 क्यों हुआ है? ड्यू टू स्मॉलर शील्डिंग. दूसरा क्या बताया मैंने? एक्सचेंज एनर्जी और स्टेबिलिटी. एंड क्या क्या बताया? स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन, स्मॉल शील्डिंग एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, इन रीजन्स की वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल हो जाते हैं. तो कॉपर का भी उसी तरीके से एक एक्सेप्शन है. तो आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन मान वो भी, और नॉर्मल किस तरीके से फिलिंग करनी है, वो सारी बातें याद रखनी. चलिए आप क्विकली समराइज कर देते हैं. ठीक है, कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया. तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स पता है. दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट दैट केमिकली रिएक्ट. द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी इन 1808 रिगार्डेड एटम एज द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. Towards the end of the 19th century, it was proved experimentally that atoms are divisible and consist of 3 fundamental particles जिन्हें बोला गया electrons, protons और neutrons. The discovery of subatomic particles lead to the proposal of various atomic model to explain the structure of atom. जब हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर वेरियस टाइप के एटॉमिक मॉडल दिए गए उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी लोकेशन को बताने के लिए. So Thomson in 1898 proposed that an atom consists of uniform sphere of positively charged positive electricity with electrons embedded into it, right? Uniform sphere of positive electricity या positively charged with electrons embedded into it. This model in which mass of the atom is considered to be evenly spread, ठीक है, uniformly spread over the atom was proved wrong. कब? बाय रदरफोर्ड फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स. जब गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने ये थॉमसन का मॉडल प्रूव कर दिया. कैसा? रॉन्ग. इन 1909 रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एटम इज मेड अप ऑफ ए टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. एटम किससे बना हुआ है? एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एट इट्स सेंटर विद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. अब अगर रदरफोर्ड ने ऐसा बोला तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को रिसेंबल किया विद सोलर सिस्टम. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल विच रिसेंबल्स द सोलर सिस्टम वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ओवर द थॉमसन मॉडल, बट ये भी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. मेजरली कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इट मीन्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे वुड, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो इट वुड एक्सेलरेट एंड स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशन. अगर रेडिएशन एमिट हो रही है तो एनर्जी कम होनी चाहिए और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, बट ऐसा नहीं हो रहा था. फर्दर इट वाज आल्सो साइलेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया. इट मीन्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस.
द डिफिकल्टीज ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल वर ओवरकम बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने 1913 में इन हिज मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम में ये डिफिकल्टीज से ओवरकम कराया और इन बातों को मॉडिफाई करके बताया। बोर पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी कैसी थी? फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। और सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड नहीं थे, जो ऑर्बिट्स अलाउड थे उनमें ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स कैन एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस थी, सारी चीजें फिक्स थी। बोर कैलकुलेटेड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स एंड फॉर ईच ऑर्बिट प्रिडिक्टेड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मैं क्या कहना चाहता हूं? बोर कैलकुलेटेड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है, एंड फॉर ईच ऑर्बिट प्रिडिक्टेड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये डिस्टेंस और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो प्रिडिक्ट किया। बोर मॉडल दो ऑफरिंग इज सेटिस्फैक्टरी मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग, अच्छा सेटिस्फैक्टरी मॉडल दिया था और जो एक्सप्लेन कर रहा था स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम को, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए तो वैलिड था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जैसी बात आती थी तो ये मॉडल उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब आती है नेक्स्ट वन। इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल माना गया जो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड इन बोर थ्योरी। बोर थ्योरी में भी वेव करेक्टर को कंसिडर नहीं किया गया था, सिर्फ पार्टिकल नेचर माना गया। एन ऑर्बिट is clearly defined path. Orbit क्या होता है? Clearly well defined path है, and this path can completely be defined only if both the exact position and exact velocity of the electron at the same time are known, ठीक है। अगर सेम टाइम पे पोजीशन भी पता हो, लोकेशन भी पता हो, वेलोसिटी भी पता हो तो इलेक्ट्रॉन की, तो हम इन पाथ को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब हम अनसर्टेन रहेंगे, राइट। According to Heisenberg uncertainty principle, both the position and momentum cannot be predict accurately or simultaneously at the same time, ठीक है, at the same time। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोर मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमने ये पढ़ लिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम therefore not only ignores the dual behavior of electron but also contradicts the Heisenberg uncertainty principle को भी उन्होंने क्या कर दिया? Contradict। Erwin Schrödinger in 1926 proposed an equation called Schrödinger equation to describe the electron distribution in space and the allowed energy levels in atom, ठीक है। 1926 में एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन प्रपोज की जिसे बोला गया श्रोडिंगर इक्वेशन टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस एंड द अलाउड एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। This equation actually incorporates de Broglie concept of wave particle duality and also consistent with Heisenberg uncertainty principle, दोनों को consider किया। When Schrödinger equation is solved for the electron in a hydrogen atom, the solution gives the possible energy state for the electron, energy state of like the electron can occupy, and the corresponding wave function या wave function psi, which in fact are the mathematical functions of the electrons associated with each energy level। एक mathematical function एक सभी energy state energy levels के साथ क्या था? associated था। These quantized energy state and corresponding wave functions which are characterized by a set of three quantum numbers principal, azimuthal and magnetic arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation जो हमने बताई थी आपको simplified version h psi is equal to e psi। The restrictions on the values of these three quantum numbers also come naturally from the solution। इन पे क्या restrictions रहेगी, कैसे कैसे हम define करेंगे, वो सारी naturally आई थी from this solution, Schrödinger equation के solution से। The quantum mechanical model of the hydrogen atom successfully predict all aspects of the hydrogen atom। फिर हम आगे थे quantum mechanical of hydrogen atom की तरफ, क्योंकि बोहर भी बहुत सारी बातें explain नहीं कर पाया। जैसे मेजरली बोहर ये नहीं बता पाए कि फाइन लाइन्स भी होती हैं, डबल ट्रिपलेट भी कुछ होते हैं, डुअल नेचर को कंसीडर नहीं किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स को लेकर चला, जबकि अगर वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स है तो हम आगे की ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर सकते हैं, बट हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है।
including some phenomena that could not be. So the quantum mechanical model of the hydrogen atom successfully predicts all aspects of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by the Bohr model. According to quantum mechanical model of the atom, the electron distribution of an atom containing a number of electrons is divided into shells. ठीक है, containing a number of atoms, number of electrons is divided into shells. The cells in turn are thought to consist of one or more subshells. Cells के अंदर क्या है? Subshell. And subshells are assumed to be composed of one or more orbitals. Subshell के अंदर कौन है? Orbitals. And orbitals are filled with the electrons. और orbitals में क्या है? Electrons. ठीक है. While for hydrogen and hydrogen-like system जैसे He positive, Li2 positive, etc., all the orbitals within a given shell have same energy. All the orbitals within a given cell have same energy. The energy of the orbitals in a multi-electron atom depends upon the values of n and l, मतलब principal quantum number and azimuthal quantum number. ठीक है. The lower the value हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ डिपेंड करती है n पर, और बाकी सभी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिपेंड करती है n और l दोनों पर. The lower the value of n plus l for an orbital, lower is its energy. तो हमें n plus l रूल को फॉलो करते हुए चलना है. If two orbitals have the same value of n plus l, the orbital with lower value of n has the lower energy. The orbital with lower value of n has the lower energy. Clear? In an atom, many such orbitals are possible and electrons are filled in those orbitals in order of increasing in accordance with Pauli's exclusion principle, जिसने कहा कि no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers, and Hund's rule of maximum multiplicity, जिसने कहा कि pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place unless each orbital belonging to that subshell has got one electron. जब तक सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, मतलब each orbital is singly occupied. ठीक है. This forms the basis of electronic structure of what? Electronic structure of atoms. ठीक है. So this is all about this today's class. I hope you got each and every concept. So thank you so much everyone.